हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, बिना देर के हुए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 4, नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। और इसमें जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में मैंने आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पिछले वीडियो में दिया था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है ना, डेरिवेशन करने वाला हूं। तो चलिए आप और हम मिलकर करते हैं आज इसका डेरिवेशन कि कैसे कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि दो पैरेलल प्लेट्स P1 और P2 से, ठीक है, मिलकर बना है। प्लेट P1 को प्लस Q चार्ज दिया जाता है, तो वो प्लस Q चार्ज प्लेट P1 पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। सेकंड प्लेट जो P2 है वो इसके पास में रखी हुई है। ठीक है, तो इस पर इलेक्ट्रिक इंडक्शन की वजह से इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। लेकिन ऑलरेडी P2 प्लेट अर्थ के साथ कनेक्टेड है, तो अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसकी वजह से प्लस चार्ज जो है ये आउटर सरफेस का न्यूट्रल हो जाता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, आप वहां से अच्छे से समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है। सपोज दोनों प्लेट्स के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो d है, मींस P1 और P2 प्लेट को एक दूसरे के साथ स्मॉल d डिस्टेंस पर रखा जाता है। प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। आप देख पा रहे हैं इधर पॉजिटिव टाइप का चार्ज है और इधर नेगेटिव टाइप का चार्ज है। तो यहाँ पर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है और इसकी डायरेक्शन जो होगी ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती है। और ये मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो की है क्योंकि यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑलवेज पैरेलल लाइन से शो किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो कि आपका E मान सकते हैं हम, ठीक है, प्रोड्यूस हुआ है, वो मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। और सपोज जो चार्ज है आपका, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। ठीक है, और डिस्टेंस क्या है प्लेट्स के बीच की, वो स्मॉल d है। तो यहाँ से हम दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको बताया था सिग्मा क्या है, चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है ना, प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और K जो है कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो इस मीडियम की, यानी कि जो प्लेट्स के बीच में हमने भर दिया है। ठीक है, अब ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। अब मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होते हैं वो, ठीक है, वो एयर हो सकता है, ठीक, या कोई और मीडियम भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है इनके प्लेट्स के बीच में। ठीक है, तो वहां K के लिए वैल्यू जो हो जाएगी वैक्यूम और एयर के लिए K1 हो जाएगी। ठीक, और अदर किसी मीडियम के लिए मैंने K मान लिया है और K की वैल्यू मीडियम के अकॉर्डिंग हम रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बिटवीन टू प्लेट्स वो हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक, अब यहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो सपोज दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है। तो V कितना होगा, V इक्वल टू E इंटू D। तो ये होता
ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये कैसे आया हम वो भी आपको बता देते हैं। हमने आपको एक रिलेशन बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में। पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन बताया था जो कि इक्वल टू माइनस dV/dr है। यहाँ हम नेगेटिव साइन को छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो अपोजिशन को शो करता है, तो इसलिए माइनस साइन को हम छोड़ सकते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो इक्वल टू dV/dr हो जाएगा। जो dV है ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन हमने इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो माना है वो कितना माना है, V माना है। ठीक है, dr क्या है, डिस्टेंस होती है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हमने क्या ले रखी है, d ले रखी है, स्मॉल d। तो हम dr को d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से E इक्वल टू V/d, तो यहाँ से V के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो V इक्वल टू E इंटू डी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर V इक्वल टू E इंटू डी लिया है। ठीक है, और यही हमने V इक्वल टू E इंटू डी यहाँ से हमने डायरेक्ट इसका यूज किया है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि V इक्वल टू E इंटू डी कैसे आया है। ठीक है, तो करते हैं हम आगे की तरफ सॉल्व। ये जो E की वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है इसको हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में जो E की वैल्यू लिखी हुई है इसका यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसको यहाँ पुट कर देंगे तो E की वैल्यू यहाँ पुट करने से क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा D अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना लिख सकते हैं हम इसको। और ये जो वैल्यू आई है ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से आई है। ठीक है, तो E की वैल्यू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आई, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, वहाँ दो प्लेट्स के, ठीक है, दो प्लेट ली थी, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला था वो ऐसे ही निकाला जाता है, इतना आता है। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जाइए, वहाँ से देख सकते हैं आप इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा V इक्वल टू सिग्मा D अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। अब इसको मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे ले चलता हूँ। सिग्मा जो होता है ना वो Q अपॉन A होता है। जो सिग्मा जो होता है वो Q अपॉन A होता है। तो मैं यहाँ पर इस सिग्मा को हटाकर Q अपॉन A लिख दूंगा। तो सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, तो यहाँ Q आ जाएगा अपॉन A। ठीक है, D K एप्सिलॉन नॉट ये आपका एज इट इज यहीं रहा। तो इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, तो यहाँ से इक्वेशन सेकेंड आ गई है। अब हमको जो फाइंड करना है वो हमें तो कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो C इक्वल टू Q अपॉन V से। ठीक है, यहाँ पर जो Q है वो प्लेट P1 को दिया गया चार्ज है और V दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस C जो होगी वो क्या होगी, C इक्वल टू Q अपॉन V से फाइंड कर सकते हैं। तो C इक्वल टू Q अपॉन V, और V की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 से हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू है आपकी QD अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ से ये जो जाएगा ये ऊपर मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा। तो C इक्वल टू आ जाएगा Q K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन QD। अब इस Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो C बचेगा आपका K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और यही होता है आपका फाइनल रिजल्ट। तो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस जो हम निकाल सकते हैं वो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D से निकाल सकते हैं, यानी फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये जो आपका आ गया ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। लेकिन यहाँ से हम अगर मानकर चलें कि हमने दोनों प्लेट्स के बीच में जो मीडियम लिया है वो या तो एयर है, तो हम लिख देंगे फॉर एयर और वैक्यूम। या तो एयर मीडियम है या फिर इनके प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है। तो फॉर एयर और वैक्यूम K की जो वैल्यू हो जाती है वो 1 हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं कि C इक्वल टू K की वैल्यू 1 हो गई तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा। ठीक है, अगर एयर और वैक्यूम है प्लेट्स के बीच में। तो कैपेसिटेंस इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, अब यहाँ से हम बात करते हैं इस फॉर्मूले से। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है
वो किस किस चीज़ पर डिपेंडेंट होती है, कैसे कैसे डिपेंड करती है किस किस चीज़ पर, ठीक है, और क्या चीज़ चेंज करने से हम कैपेसिटेंस को, ठीक है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इसमें एक तो के है, सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, अगर हम दो प्लेट्स के बीच में सबसे पहले हम एयर और वैक्यूम लेकर के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो आएगी वो जो भी आएगी, लेकिन जैसे ही हमने एयर और वैक्यूम को हटाकर कोई अदर मीडियम, ठीक है, कोई अदर मीडियम इसमें भर दिया है, तो जैसे ही के की वैल्यू बढ़ जाएगी वैसे ही सी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मीडियम भरने से, दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम भरने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, इसलिए हमें कोई ना कोई मीडियम भरना होता है अगर हमें कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी है तो। दूसरा है ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है, दोनों प्लेट का जो एरिया है, अगर प्लेट्स के एरिया को इंक्रीज कर देंगे आप तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सी जो है ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्लेट्स के बीच के एरिया को इंक्रीज करके भी हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। और थर्ड जो है वो है डी, ठीक है, कैपेसिटेंस जो है वो आपकी प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस अगर हमें कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी है तो दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कम करना होगा। तो दो प्लेट्स को पास पास रखे, मींस उनके बीच की डिस्टेंस को कम करके भी कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है और तीन चीज़ों में चेंज कर कर हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं जितना चाहें, ठीक है, ठीक। तो इनके अकॉर्डिंग हम इंक्रीज कर सकते हैं। यही होता है हमारा आज का वीडियो खत्म। और अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक, चाहे उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।